Now let's move on to the next problem. 10th प्रॉब्लम डिस्कस करवाने के बाद अब हम 15th प्रॉब्लम एक बार बड़े ध्यान से देखते हैं क्या दिया है, कैसे करना है, समझते हैं। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। 15th प्रॉब्लम, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 10 to the power minus 10 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, टेम्परेचर के साथ इस चैप्टर में कोई खास प्ले नहीं करा जाएगा और सारा डेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही एज्यूम करा जाता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं दे रखा है तो हम बाय डिफॉल्ट यह मान के चलते हैं कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। KSP of AgCl is 10 to the power minus 10. This is the data given to us. A solution of Ag positive ion at a concentration of 4 into 10 to the power minus 3 molar. Ag पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है और उसका कंसंट्रेशन है 4 into 10 to the power minus 3 मोलर। Just fails to yield a precipitate of AgCl with 1 into 10 to the power minus 3 molar chloride ion when no precipitate of AgCl, when the concentration of ammonia in the solution is 2 into 10 to the power minus 2 molar. On the basis of this data, calculate the magnitude of equilibrium constant for this reaction. Ag NH3 whole twice positive silver ammonium complex giving you silver ion and 2 moles of ammonia. देखिए प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से समझते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। वंस अगेन इस प्रॉब्लम में यही समझाया जा रहा है कि एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी किस तरह से बढ़ाई जा सकती है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इधर आप ज्यादा मत ध्यान दो, कहीं टेम्परेचर के साथ कोई प्ले नहीं है। KSP of AgCl is 10 to the power minus 10. KSP of AgCl is 10 to the power minus 10 एकदम से दिमाग में आ जाता है। प्योर वाटर में solubility होना चाहिए 10 to the power minus 5. AgCl in pure water would give you Ag positive plus Cl negative. Ag positive Ks moles, Cl negative Ks moles. KSP equal to S into S, S square. KSP equal to 10 to the power minus 10. This would be equal to S square. Solubility would be 10 to the power minus 5. इस डेटा से बिल्कुल साफ साफ मैं वर्बली दिमाग में कैलकुलेट कर सकता हूं कि AgCl की प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी 10 to the power minus 5 मोल्स होना चाहिए, मोल्स पर लीटर। मगर अभी ने क्या कहा, हम एक ऐसा सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें Ag पॉजिटिव है 10 to the power minus 3, 4 into 10 to the power minus 3 मोलर। Cl नेगेटिव भी है 1 into 10 to the power minus 3 मोलर। इस Ag पॉजिटिव और इस Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन के साथ में यदि हम आयोनिक प्रोडक्ट निकालें तो वह आएगा 4 into 10 to the power minus 6 जो कि KSP से ज्यादा है। AgCl प्रेसिपिटेट होना चाहिए, मगर उसने कहा कि कोई AgCl प्रेसिपिटेट नहीं कर रहा है, कोई AgCl प्रेसिपिटेट नहीं कर रहा है। और AgCl प्रेसिपिटेट कैसे नहीं कर रहा है? क्योंकि वहां पर प्योर वाटर नहीं है, वहां पर वाटर के अंदर अमोनिया है और उस अमोनिया का कंसंट्रेशन है 2 into 10 to the power minus 2 मोलर। बेस्ड ऑन दिस डेटा हमें बताना है कि
इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो डिफाइन की जाएगी दैट वुड बी लाइक दिस, Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू अमोनिया कंसंट्रेशन स्क्वायर अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. This would be the equilibrium constant definition for this reaction. हमें यह equilibrium constant की वैल्यू डिटरमाइन करना है. अब देखिए, हम सोचते हैं क्या Ag पॉजिटिव इस सॉल्यूशन में यदि 4 × 10⁻³ मोलर डाला गया है तो क्या यह Ag पॉजिटिव इतना ही रहेगा? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वहां पर अमोनिया भी डाला जा रहा है. तो जो Ag पॉजिटिव है वह अमोनिया के साथ में कंबाइन करके यह कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वहां पर Ag पॉजिटिव आपने इतने डाले जरूर है मगर सॉल्यूशन में इतने नहीं होंगे, इससे कुछ कम हो जाएंगे. कुछ Ag पॉजिटिव अमोनिया के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना लेगा. Ag पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर बचा कितना रह जाएगा ये हमें नहीं पता, एकदम से नहीं बता सकते, हमें डिटरमाइन करना है. अब जरा क्लोराइड आयन के बारे में सोचो. क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन, क्लोराइड आयन भले ही यह कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है मगर क्लोराइड आयन तो वहां पर उतना ही रहेगा क्योंकि कोई AgCl प्रेसिपिटेट हो नहीं रहा है. कोई AgCl प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है मतलब AgCl में ही क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेशन में नहीं जा रहा है और इस कॉम्प्लेक्स में भी क्लोराइड आयन का कोई रोल नहीं. क्लोराइड आयन इस कॉम्प्लेक्स में अलग ऐसा कैसे रहता है? तो इन द सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन है उसमें क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन तो 1 × 10⁻³ मोलर ही रहेगा. क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन इतना ही रहेगा, 1 × 10⁻³ जितना डाला है, मगर Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन इतना नहीं रहेगा. तो कितना रहेगा इसे हम समझ सकते हैं KSP डेफिनेशन से. इन द सॉल्यूशन हम एक और बात लिख सकते हैं, Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन वुड बी इक्वल टू 10⁻10. इस सॉल्यूशन में AgCl की KSP डेफिनेशन होल्ड करनी चाहिए, KSP वैल्यू होल्ड करनी चाहिए बिकॉज इट जस्ट फेल्स टू प्रेसिपिटेट AgCl, जस्ट फेल कर रहा है, मतलब जस्ट सैचुरेट कर रहा है. ये बात लिखी हुई है साफ. तो KSP डेफिनेशन में वैल्यू होल्ड करनी चाहिए. अब इधर मैं क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मैं कहूंगा Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन वुड बी इक्वल टू, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन 10⁻³ रखा और Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में जो बचा रह जाएगा दैट इज 10⁻⁷. सॉल्यूशन के अंदर Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन सिर्फ इतना बचा रह जाएगा 10⁻⁷. हम कहते हैं दिस इज नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ Ag पॉजिटिव रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन. दिस इज द नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ AgCl रिमेनिंग इन द Ag पॉजिटिव रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन. हमने डाले थे 10⁻³ मोल्स पर लीटर, जबकि बचे रह गए 10⁻⁷ मोल्स. इट इंप्लाई दैट ऑलमोस्ट ऑल Ag पॉजिटिव अंडरगो कॉम्प्लेक्सेशन. ऑलमोस्ट ऑल Ag पॉजिटिव अंडरगो कॉम्प्लेक्सेशन. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में सारा Ag पॉजिटिव ने पार्टिसिपेट कर लिया है. इसका मतलब वहां पर कॉम्प्लेक्स का जो कंसंट्रेशन होएगा, इट मींस दैट यह जो कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन है दिस मस्ट बी इक्वल टू 4 × 10⁻³ मोलर. यह कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन होना चाहिए. और अमोनिया का कंसंट्रेशन यदि कॉम्प्लेक्स 4 × 10⁻³ है तो अमोनिया जो पार्टिसिपेट करा होगा
वो होगा 8 इंटू 10⁻³ तो जो अमोनिया बचा रह गया होगा .8 इंटू 10⁻² टू माइनस 0.8 मीन्स 1.2 इंटू 10⁻² मोलर। मैं इस तरह से सोच रहा हूं, इधर लिख देता हूं। इनिशियली इसके 4 इंटू 10⁻³ मोलर है, इसके 2 इंटू 10⁻² मोलर है और 0 और फाइनली Ag पॉजिटिव नेग्लिजिबल लगभग खत्म हो गया तो मैं लगभग 0 कह देता हूं और अमोनिया के 2 इंटू 10⁻² में से सब्सट्रैक्ट कर दिया 8 इंटू 10⁻³ और इसके बन गए 4 इंटू 10⁻³। इस तरीके से कंप्लीट Ag पॉजिटिव अंडरगो कॉम्प्लेक्सेशन और जितने भी Ag पॉजिटिव यहां कॉम्प्लेक्स बना लिए और अमोनिया इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान कुछ रिएक्ट कर लेगा, कुछ कंज्यूम हो जाएगा और यह बचा रह जाएगा। और अब मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख देता हूं क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए मुझे जो जो चीज चाहिए वह सारी है। Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन है 10⁻⁻7, अमोनिया का कंसंट्रेशन है 1.2 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर और कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन है 4 इंटू 10⁻⁻3। इस तरीके से दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम्स आउट टू बी 1.44 divided by 4. 1.44 divided by 4, that would be 0.36 into 10⁻⁻7 minus 4 minus 11 minus 3 minus 8. This is the equilibrium constant of the given reaction. Once again, the problem illustrates the same thing, how to increase the solubility of a sparingly soluble salt. एक sparingly soluble salt की AgCl जिसकी solubility KSP वैल्यू देखकर हम कहते हैं 10⁻⁵, उसकी solubility हमने बढ़ा दी, उसमें ज्यादा Ag पॉजिटिव डिसॉल्व कर दिया, ज्यादा Cl नेगेटिव डिसॉल्व कर दिया। प्योर वाटर में डिसॉल्व करने के बजाय हमने अमोनिया का एक सॉल्यूशन बना लिया जिसमें अमोनिया का कुछ कंसंट्रेशन है और जो भी कुछ Ag पॉजिटिव डाले गए वह इस अमोनिया के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना लिए और इस कॉम्प्लेक्स के बन जाने से वहां Ag पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर जो बचा रह गया वह काफी कम हो गया और इस तरह से ज्यादा Ag पॉजिटिव उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया। बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखें और नाउ लेट्स स्टार्ट discussing the last problem, that is 18th problem. पहले इसे बड़े ध्यान से देख लीजिए। 15th प्रॉब्लम का हम आंसर एक बार वेरीफाई जरूर कर ले। इस जगह पर एक छोटी सी गलती हमने कर दी है, इस गलती को हम यहीं पर सुधारेंगे क्योंकि आंसर में हल्का सा डिफरेंस आ रहा है। इस जगह पर उन्होंने दे रखा है फाइनली जो अमोनिया का कंसंट्रेशन है दैट इज 2 इंटू 10⁻²। फाइनली अमोनिया का कंसंट्रेशन 2 इंटू 10⁻² दे रखा है, इसका मतलब यह सब्सट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। फाइनली उन्हें अमोनिया का कंसंट्रेशन 2 इंटू 10⁻² दे रखा है, इसलिए इसे सब्सट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं थी एंड द आंसर वुड बी दिस। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, इस जगह छोटी सी जो गलती है उसको यहीं कहीं करेक्ट करेंगे बस। दे हैड मेंशन दैट फाइनली आफ्टर कॉम्प्लेक्सेशन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज 2 इंटू 10⁻²। मींस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जो अमोनिया इस्तेमाल हुआ वो हो चुका है, उसके बाद में 2 इंटू 10⁻²। इनिशियली कुछ ज्यादा रहा होगा इसका मतलब कंसंट्रेशन। और तो फाइनली अमोनिया का कंसंट्रेशन हमने 2 इंटू 10⁻² सब्स्टिट्यूट करा
और यह कैंसल्ड एंड हिज आंसर इज 10 to the power minus 8. Note it down please. Now let's move on to the 18th problem. बड़े ध्यान से पढ़ो 18th प्रॉब्लम को. The salt ZnOH whole twice is involved in the following two equilibria. ZnOH whole twice पानी में जब भी डाला जाएगा तो दो तरह के इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट करेगा. एक तो जिंक आयन और 2 हाइड्रोक्सिल आयन देगा. और इस जगह पर थोड़ा सा करेक्शन कर लो. दिस KSP of ZnOH whole twice. KSP of ZnOH whole twice is 1.2 into 10 to the power minus 17, which should be defined like this: zinc ion concentration into hydroxyl ion concentration square. And the second reaction is ZnOH whole twice plus twice OH negative gives you ZnOH whole 4 2 negative, and for this reaction equilibrium constant is 0.13, and this equilibrium constant must be defined in this manner: ZnOH whole 4 2 negative upon hydroxyl ion concentration square. Because ZnOH is a solid, hence its active mass must be taken as 1. इस तरीके से इस जगह पर ZnOH whole twice अपीयर नहीं होगा, क्योंकि ZnOH whole twice सॉलिड है. वो सॉलिड होने की वजह से एक हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया हुआ. इस हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया में सॉलिड का एक्टिव मास कांस्टेंट और 1 ले लिया जाएगा. अब जो पूछा है, कैलकुलेट द pH at which the solubility of ZnOH whole twice is minimum. Also find solubility at this concentration. pH, so that minimum solubility of ZnOH whole twice. Up. Now this is a very interesting problem, and in fact जब मिनिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ ZnOH whole twice निकालना है, हमें 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाने वाला जो कैलकुलस है, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इधर लगाना होगा. जरा देखिए कैसे. बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बन गया है. हम कहते हैं जो भी कुछ ZnOH whole twice आप पानी के अंदर डाल रहे हो, पानी के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन भी होते हैं, तो ZnOH whole twice जो भी सॉल्यूशन में डाल रहे हो, सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक होएगा, उसमें हाइड्रोक्सिल H पॉजिटिव आयन होंगे और वहां हाइड्रोक्सिल आयन से ZnOH whole twice कंबाइन करके यह कॉम्प्लेक्स भी बनाएगा, और कुछ ZnOH whole twice इस तरह से डिसोसिएट भी होगा. यह जिंक आयन भी एक्वस कंडीशन में, हाइड्रोक्सिल आयन भी एक्वस कंडीशन में, और ZnOH whole twice भी एक्वस कंडीशन. हम कहते हैं जितना भी ZnOH वहां डाला जाएगा, आइदर वह पहली रिएक्शन के अकॉर्डिंग जिंक आयन बना लेगा और दूसरी रिएक्शन के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स बना लेगा. सारा जिंक आयन ZnOH whole twice या तो पहली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा. मैं कहता हूं सॉल्युबिलिटी ऑफ ZnOH whole twice S is equal to zinc ion concentration in the solution plus the concentration of complex in the solution.
जितना भी जिंक हाइड्रोक्साइड डाला जा रहा है या तो जिंक आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में है या फिर इस कॉम्प्लेक्स के कंसंट्रेशन के फॉर्म में। तो जिंक आयन कंसंट्रेशन प्लस द कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, इन दोनों कंसंट्रेशन को जब ऐड कर देंगे तो वहां आपने टोटल ZnOH होल ट्वाइस डाला होगा, उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। अब दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ZnOH होल ट्वाइस। अब यह जिंक आयन कंसंट्रेशन हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं। दिस इज द लिमिटिंग इक्वेशन फॉर जिंक आयन कंसंट्रेशन एंड दिस इज द लिमिटिंग इक्वेशन फॉर कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन। तो मैं इधर लिख सकता हूं solubility S is equal to zinc ion concentration is 1.2 into 10 to the power minus 17 upon hydroxyl ion concentration square, KSP upon hydroxyl ion concentration square, this is zinc ion concentration। और कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन मैं इधर से लिख सकता हूं this Kc value into hydroxyl ion 0.13 into hydroxyl ion concentration square, this is the concentration of complex। जिंक आयन कंसंट्रेशन और कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन देखिए किस तरह से लिखा गया है। नाउ दिस इज द solubility ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन। और आप देखिए solubility of zinc hydroxide in the solution depends on hydroxyl ion concentration. It means it depends on pOH value. It means it depends on pH value. अलग अलग pH पर pOH अलग अलग होगा और अलग अलग pOH पर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन अलग अलग होगा और अलग अलग हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन पर solubility अलग अलग होगी। बिल्कुल साफ। हमसे पूछा गया है मिनिमम सॉल्युबिलिटी हो, इसके लिए पीएच वैल्यू क्या हो। तो मिनिमम सॉल्युबिलिटी के लिए पीएच कंडीशन जब हमें डिटरमाइन करनी है तो हमें डिफरेंशियल कैलकुलस का एप्लीकेशन लगाना होगा फॉर मिनिमम एस डीएस बाय डीओएच मस्ट बी 0। मैं अब कंसेप्ट को लिखता हूं, कलर चेंज कर देता हूं कंसेप्ट लिखने के लिए। फॉर minimum value of S ds by d of OH negative must be 0. This is the concept. मैं S को डिफरेंशिएट करता हूं हाइड्रोक्सिल आयन के रेस्पेक्ट में और मैं कहता हूं ds by d of OH negative must be 0, तब वहां पर मिनिमम सॉल्युबिलिटी होगी। मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट इस तरह से करता हूं, दिस इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 इंटू -2 अपॉन OH नेगेटिव क्यूब प्लस 2 इंटू 0.13 इंटू OH नेगेटिव, दिस थिंग मस्ट बी 0। अब इधर से मैं सॉल्व करता हूं, दिस मस्ट बी 0, सो 1.2 into 10 to the power minus 17 upon hydroxyl ion cube, this must be equal to 0.13 into hydroxyl ion, or hydroxyl ion to the power 4 is equal to 1.2 into 10 to the power minus 17 upon 0.13। मैं इसे सॉल्व करूंगा, टू दी पावर 4 करना है तो टू दी पावर माइनस 20 कर देता हूं, ज्यादा ठीक रहेगा, और 1000 इधर ले लेता हूं, 1 2 और आई कैन डू दिस इक्वल 10 टू पावर माइनस 16, 1.2 अपॉन 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 16 लिख देता हूं, और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इधर से लिखा जा सकेगा into 10 की पावर -4 and this
1.2 अपॉन 1.3 है, नियरली 0.9, अंडर रूट लेंगे तो लगभग 1 ही आएगा ये नियरली। और फोर्थ रूट जब लेंगे तो POH जो मुझे दिखता है दैट इज इक्वल टू 4, PH जो मुझे दिखता है दैट इज इक्वल टू 10। एट दिस PH वैल्यू वन वुड ऑब्जर्व द मिनिमम solubility. Let me check this answer first. मैं एक और बार समझाता हूं इस चीज को। रफली 9.99 लिख रहा है, मैं इसको नियरली इक्वल कर देता हूं, नियरली इक्वल, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो शायद मैं ऐसे ही करूंगा। अब देखिए, बड़े ध्यान से प्रॉब्लम को एक और बार समझिए। हमसे कहा गया, और ये सॉल्युबिलिटी की मिनिमम वैल्यू आ भी जाएगी। अब मैं ये जो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और सॉल्युबिलिटी को निकाल सकता हूं। हमसे कहा गया है कि जब भी किसी भी सॉल्यूशन में जिंक हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो वह दो तरह के साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में होता है। एक तो जिंक हाइड्रोक्साइड इस तरह से डिसोसिएट होता है, और एक जिंक हाइड्रोक्साइड वहां जो भी अवेलेबल हाइड्रोक्सिल आयन है उसके साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्सेशन बनाता है। जिंक हाइड्रोक्साइड सॉलिड है और जिंक आयन एक्वस कंडीशन में, कॉम्प्लेक्स भी एक्वस कंडीशन में डिसॉल्व होता है। KSP ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन दिया हुआ है। KSP डेफिनेशन हमने लिख दी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन भी लिख दी। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन में जिंक हाइड्रोक्साइड का एक्टिव मास 1 कांस्टेंट ले लिया। अब जो हमसे पूछा गया है, दिस वाज द क्वेश्चन पोस्टेड टू अस, क्या पीएच होना चाहिए जिससे कि जिंक हाइड्रोक्साइड की मिनिमम सॉल्युबिलिटी हो? फॉर व्हाट पीएच वैल्यू जिंक हाइड्रोक्साइड विल हैव मिनिमम सॉल्युबिलिटी? तो हमने कहा सॉल्युबिलिटी ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड हम किसे कहेंगे पहले समझो। जो भी कुछ जिंक हाइड्रोक्साइड डाला, या तो सॉलिड फॉर्म में डिसॉल्व हुआ तो या तो जिंक आयन के फॉर्म में जाएगा या कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड, जो भी कुछ जिंक हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हुआ वो या तो जिंक आयन के फॉर्म में है या कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। तो दोनों के कंसंट्रेशन को ऐड कर दे तो उतना जिंक हाइड्रोक्साइड हमने डाला होगा वो डिसॉल्व हो गया होगा। दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड। अब जिंक आयन कंसंट्रेशन कितना है वो हमें इस इक्वेशन से मिल जाता है, KSP अपॉन हाइड्रोक्सिल आयन स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन कितना है वो हमें इस इक्वेशन से मिल जाता है, Kc इंटू हाइड्रोक्सिल आयन स्क्वायर। सो दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड। इस जिंक हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी देखकर हमें बिल्कुल साफ समझ में आता है कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन POH वैल्यू, सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन pH वैल्यू। अलग अलग pH पर POH अलग अलग होगा, और POH अलग होने से हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन अलग होगा, और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन अलग होने से सॉल्युबिलिटी अलग होगी। यदि हम मिनिमम वैल्यू सॉल्युबिलिटी की चाहते हैं तो किसी भी चीज को जब मिनिमाइज करना है तो हम उसका d/d जीरो करते हैं। वो जिसके भी रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल जीरो हो जाना चाहिए। सो ds/dOH नेगेटिव हमने जीरो करना है। ds/dOH नेगेटिव जब हम जीरो करेंगे तो इस इक्वेशन को हम हाइड्रोक्सिल आयन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और उसको इक्वेट कर दे रहे हैं जीरो से। इसका हमने डिफरेंशिएट करा 1.2 × 10⁻17 हाइड्रोक्सिल आयन टू द पावर -2, तो -2 अपॉन हाइड्रोक्सिल आयन क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करा 0.13 इंटू हाइड्रोक्सिल आयन स्क्वायर है तो 2 इंटू हाइड्रोक्सिल आयन, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको जब हमने जीरो करा तो हमने इसको रीअरेंज करा, 2 मुझे कैंसिल होता हुआ दिखा, इस टर्म को जीरो के साथ में ले आया, हाइड्रोक्सिल आयन को एक तरफ ले गया, न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ, हाइड्रोक्सिल आयन स्क्वायर ये आ गया, और फिर मैंने इसको 10 टू द पावर हाइड्रोक्सिल आयन टू द पावर 4 है तो मुझको फोर्थ रूट लेना है। फोर्थ रूट लेना है इसलिए मैंने 10 की पावर को 4 के मल्टीपल्स में लिखा, 10 टू पावर -16 में लिखना ठीक दिखा, तो 1.2 अपॉन 1.3, 1.2 अपॉन 1.3 जो है ये 0.9 समथिंग, इसका फोर्थ रूट जब लेंगे तो वो 1 के आसपास ही होएगा, 10 टू पावर -4, 10 टू पावर -16 का फोर्थ रूट, तो POH 4, PH 10। हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन को इधर सब्स्टिट्यूट करके मिनिमम सॉल्युबिलिटी निकाल सकते थे। उस मिनिमम सॉल्युबिलिटी के लिए एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं, दिस मिनिमम सॉल्युबिलिटी S मिनिमम वुड बी 1.2 इंटू 10 की पावर -17 अपॉन 10 की पावर -4 होल स्क्वायर प्लस 0.13 इंटू 10 की पावर -4 होल स्क्वायर। Solve it and you will get the value of minimum solubility.
दैट्स ऑल रिगार्डिंग द डिस्कशन पार्ट इन द फर्स्ट सेशन। पहले सेशन में आयोनिक इक्विलिब्रियम में जो मुझको डिस्कशन कराना था वो फिनिश हुआ। इनफैक्ट अभी जो मैंने डिस्कशन करे हैं वो कुछ लोगों से मैंने उनके प्रॉब्लम्स ले लिए, उन्हें जो जो नहीं आए और उन्हें पहले डिस्कस करा दिए। अब मैं सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन चलाऊंगा जिसमें मैं आप सभी के डाउट्स लूंगा। इसके अलावा अब जो जो प्रॉब्लम नहीं आए हैं वो सारे सभी पूछ सकते हैं और जितने जो जो सवाल पूछेंगे मैं सारे सारे सॉल्व करता जाऊंगा। इस शीट में 25 सवाल दिए गए, आप पूरे 25 भी पूछोगे तो मैं सॉल्व अवश्य करूंगा। और जब तक सारे सारे डाउट्स पूरी तरह से डिस्कस होकर फिनिश नहीं रहते तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। आप इतना सीखने समझने के बाद दोबारा अटेम्प्ट लगा लीजिए। इसके बाद जितने भी डाउट्स हैं लेकर आइए, हम अगले सेशन में आपके बाकी बचे हुए सारे सारे डाउट सॉल्व कर देंगे और आयोनिक इक्विलिब्रियम को परफेक्टली मास्टर कर देंगे। और तो आप देखिए इस समय आयोनिक इक्विलिब्रियम के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स डिस्कस हो रहे हैं विच आर रियली द चैलेंजिंग वन। ऐसे सवालों को यदि आप सोचना समझना इन्हें क्रैक करना सीख जाओ तो आप आईआईटी जेईई में या ओलंपियाड में किसी भी तरह का आयोनिक पर सवाल आएगा आप अवश्य करके आओगे, आप उसको अवश्य क्रैक करके करोगे, आप पूरे पूरे मार्क्स लेकर आओगे। बड़े ध्यान से इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देख लो, नोट डाउन कर लो और एक और बार अटेम्प्ट लगाओ। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस शीट। बाय बाय।